गाइज़ गुड इवनिंग। तो गाइज़ ये विज़न की 10 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइज़ अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई और इस वजह से क्या है, मुझे लगा कि मैंने 10 जून की वीडियो अपलोड करी और वो एक्चुअल में 9 जून की थी। तो जब मैंने कमेंट पढ़ा तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मैंने वीडियो गलत अपलोड कर दी। और बाद में देखा कि अरे जो वीडियो बनाई थी वो फिर करप्ट हो गई थी। खैर कोई ना, आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू पीपल अगेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की, एक मिनट। यस तो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 2021 अनाउंस बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। देखो गाइस, अभी एक यूनिक कंपटीशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्टार्टअप्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, या फिर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हो गए, जैसे IITs के, IIMs के, हम उनको बोलेंगे कि आप कुछ ऐसा इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप करो सो दैट हम अपनी जो प्लास्टिक पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट कर सकें, या फिर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कुछ अल्टरनेटिव हम डेवलप कर सकें। ठीक है, देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होती है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो सिर्फ आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप उसको थ्रो कर देते हो। तो प्लास्टिक दैट्स आर थ्रोन अवे आफ्टर देयर फर्स्ट यूज़ आर नोन एज सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अभी यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो प्लास्टिक आज डिज़ाइन हो रहा है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिसकी वजह से वो एक ही बार यूज़ करने के बाद थ्रो अवे किया जाता है। अब जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को नोटिफाई किया था, जिसमें हमने और ज़्यादा प्रोविजंस को ऐड किए थे सो दैट हम इफ़ेक्टिव मैनर में प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट कर सकें, सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग कर सकें, एज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर सकें, ट्रीट कर सकें एंड उसको डिस्पोज कर सकें। इस साल मार्च में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को अनवील किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम 3 स्टेजेस में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आइटम्स की कुछ कैटेगरीज़ को बैन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये बोला था कि वो कैरी बैग्स जो वर्जिन प्लास्टिक से बनते हैं, मतलब कि फ्रेश प्लास्टिक से बनते हैं, उनके थिकनेस को बढ़ाने की बात की गई थी। 15 माइक्रोन से 120 माइक्रोन्स बढ़ाएंगे और ये कब इफेक्ट से आएगा, 30 सितंबर 2021 से। इसके अलावा हम बैन कर रहे हैं उन सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स को, इंपोर्ट को, उनको स्टॉक मतलब कि उनका आप स्टॉक नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सेल कर नहीं कर सकते, और ये इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2022 से। इसके अलावा आप क्या करोगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स के जो बैन है उसको बैन लगेगा, और वो कब से लगेगा, 1 जुलाई 2022 से, जिसमें कुछ प्लेट्स, कप्स, प्लास्टिक, PVC बैनर्स जिनका साइज़ 100 माइक्रोन से कम है। अब आपको पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे हम इतना दबाव क्यों दे रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको बैन करने का इतना बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है टू ब्रेक डाउन इनटू अ माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, सोइल और वाटर को कंटेमिनेट करती है, एंड फर्दर जो सोइल और वाटर में जो हमारी स्पीसीज़ होती हैं उनको भी क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसरो विल असिस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, देखो ये डेवलपमेंट में कवर होगी अंडर इकोनॉमी। फाइन, और ये स्पेशली मेंस ओरिएंटेड न्यूज़ है। फाइन, तो अभी क्या है, इसरो क्या चाह रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करे, और इसमें इसरो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, कुछ सैटेलाइट इमेजिंग प्रोड्यूस करके, आई मीन ऑफर करके उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, या फिर कुछ स्पेस टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस प्रोवाइड करके, सो दैट हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अच्छे वे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। इसरो ऑलरेडी क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 67 प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रही है और उनको जियो टैग कर चुकी है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड एजेंसी है इसरो की, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो क्या करता है, डेडिकेटेड सर्विस सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को प्रोवाइड करता है। किस तरह से, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दिस सेंटर। इसके अलावा इसरो ने और कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया स्पेशली टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप चला पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर रीजन में ऑलरेडी जो इसरो है वो कुछ क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट डिस्प्ले करते रहते हैं, कि सो दैट वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें बाय यूजिंग द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में क्या करता है, विलेज रिसोर्स सेंटर्स को स्पेस बेस्ड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, लाइक टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, पंचायत प्लानिंग। अर्बन डेवलपमेंट में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा जो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से वो अपनी लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को मैनेज कर सकते हैं किसी सिटी या टाउन में, रिसोर्स किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसरो इस किसके थ्रू,
अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स के देखो डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं, आप देखते रहते हो कि कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं। जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स मेनली हमारा जियो स्पेशल डाटा है उनको ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है, सो दैट आप नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सको। रेलवेज में हम क्या करते हैं, जो कुछ अनमैन रेलवे क्रॉसिंग होती हैं, जैसे कुछ फाटक होते हैं जहाँ पे कोई एम्प्लॉयड नहीं होता बंदा, तो वहाँ पे गार्ड करती है और जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करती है, सो दैट कोई भी जो रेल एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके अंडर कुछ जियो पोर्ट है, जैसे भुवन को हमने 2020 में मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया हुआ है, सो दैट हम वेरियस जो एक्सपेक्ट्स नेचुरल डिजास्टर्स को उनको एड्रेस कर सके यूजिंग द स्पेस बेस्ड इनपुट्स। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एजुसैट्स ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एजू मतलब एजुकेशन। फाइन, देखो गाइज ये जो न्यूज़ थी पूरी मेंस ओरिएंटेड थी, बाकी एजुसेट हो गया, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, हरियाणा सेट्स 2 लाख एकड़ टारगेट फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगी अंडर इकोनॉमी। अगेन गाइज मेंस ओरिएंटेड पूरी न्यूज़ है। आपको पता है हरियाणा पंजाब मेनली 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम राइस और व्हीट की प्रोडक्शन होती है। फाइन, तो इसलिए वहाँ पे कुछ इंसेंटिवाइज करने की बात की रही है, सो दैट जो हरियाणा है वो थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि 1 या 2 क्रॉप तक लिमिटेड ना होके और अपनी क्रॉप्स उगाए उस अपने पर्टिकुलर लैंड पे, ठीक है। तो अंडर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, अब आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये स्कीम से प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के अंडर किया है क्योंकि आपको पता है ये जो हरियाणा पंजाब में वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और जो फार्मर्स हैं उनको भी हम एनकरेज करेंगे कि आप ये जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो वाटर, उससे अब आप मूव अवे हो, इससे आप थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। तो अंडर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम इट्स एम टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग वाटर टेबल एंड एनकरेज फार्मर्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाटर गजलिंग वैली। इस स्कीम के अंडर हम क्या करेंगे, हम फार्मर्स को एनकरेज करेंगे कि आप क्या करो, जो पैडी जो राइस की जो आप क्रॉप को खेती करते हो उससे स्विच होकर कुछ और क्रॉप्स अपनी क्रॉप लैंड पे उगाओ, जैसे मेज़, पल्सेस, जैसे पल्सेस में उड़द, अरहर, मूंग एक्सेट्रा, कॉटन, ग्राउंडनट, इन सब चीज़ों को ग्रो करो। और जो फार्मर ऐसा करेगा उनको हम 1 एकड़ पे 7,000 रुपये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर फार्मर को। इसके अलावा फार्मर एग्रो फॉरेस्ट्री को भी ऑप्ट कर सकता है, मतलब कि अगर कोई फार्मर अपने लैंड पे 400 पेड़ उगाता है, 400 ट्रीज प्लांट करते हैं, तो उसको 10,000 रुपये एलिजिबल होगा, उसको 10,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मतलब कि आप एग्रीकल्चर अपने लैंड पे आप कुछ न्यू क्रॉप्स को ऐड कर रहे हो, अपने क्रॉपिंग सिस्टम में कुछ ऐड कर रहे हो, सो दैट आपको डिफरेंट रिटर्न मिले फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स विद कॉम्प्लीमेंट्री मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मेजर ड्राइवर क्यों है, हम क्यों चाहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, इससे सबसे पहले क्या होगा, हर एक हेक्टर की जो ईल्ड है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ती है, सोइल का जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो भी इंप्रूव होता है, और जो क्रॉप फेलियर की जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रॉप उगाओगे, अगर आपकी 1-2 क्रॉप ख़राब होगी, कम से कम 1-2 क्रॉप तो ऐसी होगी ना जो बची रहेगी, आपको उससे पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा जो आपका अगर आपने कुछ भेड़ या वो रखे हुए हैं, गाय भैंस, तो उनका भी फोल्डर आपको वहाँ से मिल जाएगा। चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले हम प्राइस पॉलिसी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा कितना ज़्यादा अभी फार्म बिल्स के ऊपर कितना ज़्यादा अभी भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। मार्केट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, पता चले ना आपकी क्रॉप को मार्केट एक्सेस मिले या ना मिले, और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड्स। अब क्या क्या ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है सो दैट हम पैडी को रिप्लेस कर सके विद द लेस वाटर कंज्यूमिंग अल्टरनेटिव। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नाम से समझ में आ रहा होगा, हॉर्टिकल्चर का मतलब हर मेद पर पेड़, सो दैट हम एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सकें। और हमने पढ़ लिया कि फार्मर एग्रो फॉरेस्ट्री को भी ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर मेल्टिंग इन हिंदू कुश हिमालयाज कोज फूड एंड वाटर क्राइसिस बाई 2100 UNDP। तो कई ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी। देखो दोनों से रिलेटेड है, प्रीलिम्स भी मेंस ओरिएंटेड। फाइन, अभी क्या है UNDP, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपका क्वेश्चन यही है आज का, UNDP के बारे में आप थोड़ा मुझे बताओगे। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, दैट इज़ द मेल्टिंग ग्लेशियर्स थ्रेटन लाइवलीहुड्स कॉन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज टू साइव द थर्ड पोल। तो आपको पता है 2 पोल ऑलरेडी कौन कौन से, आर्कटिक, अंटार्कटिका। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर का जहाँ पे है वो हिंदू कुश माउंटेन्स में है, ठीक है। तो अगर वो मेल्ट होते हैं तो उसकी वजह से 2100 तक 2100 तक साउथ ईस्ट एशिया की 2 बिलियन पॉपुलेशन क्या कर सकती है, क्राइसिस फेस कर सकती है, ठीक है। अगर फाइन, तो
इट कैन लूज अप टू 2/3 ऑफ इट्स आइस बाय द 2100। ठीक है, तो ग्लेशियर मेल्टिंग जो हिंदू कुश माउंटेन में हो रही है वो आपको पता है क्यों हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर को हार्म कर रही हैं। ठीक है, वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं, मानसून कभी भी आ जा रहा है, प्रेसिपिटेशन इररेलेवेंट मौसम में या फिर बिना किसी मौसम के बरसात हो जाती है, प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अनप्लान अर्बनाइजेशन, दीज आर द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहा है। अब ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले मानसून पैटर्न बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, इसकी वजह से 10 जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं वो इम्पैक्ट होगी। और अगर हमारी रिवर इम्पैक्ट होगी तो रिवर के सोर्सेज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, इन सब पे भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, तो इट इम्पैक्ट्स 10 मेजर रिवर सिस्टम जो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट करेगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे, और जो हमारे इतने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स चल रहे हैं उन सब पे भी इफेक्ट करेगी। और ऑफ कोर्स ह्यूमन डिस्प्लेट होंगे, माइग्रेट होंगे टू अनदर कंट्रीज़, और सोशल इकोनॉमिक डिस्टर्बमेंट्स होगी। रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में या किसी और सेक्टर्स में, उनको सबसे जल्दी स्विच करना होगा, और हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा, सो दैट हम ग्रीन हाउस के एमिशंस कम से कम प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन इंप्रूव करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, इन सबको इंप्रूव करना होगा। इसके अलावा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हिंदू कुश माउंटेन्स 8 कंट्रीज़ में एक्सटेंड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ दिस 8 कंट्रीज़, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ आइस है आफ्टर अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब तो 10 मेजर रिवर्स है, आप देख सकते हो, अमुदरिया, इंडस, तारीम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, मेकोंग, येलो यांगसे। फाइन, तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन यही है कि यूएनटीपी के बारे में आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैकिंग फ्लीट इन इंडिया, आ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट बाय द नीति आयोग। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी, अंडर इकोनॉमी। हम काफ़ी बार देखते हैं फ्लीट का मतलब क्या, जो आपकी मतलब माल गाड़ियाँ होती हैं, मेनली जो आपके गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, टू योर स्टेट और टू योर सिटी और टाउन। ठीक है, तो अभी ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा, उस रिपोर्ट में ये बताया कि किस तरह से हम फ्लीट सेक्टर के लिए उनके लिए कुछ पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी, मार्केट, बिजनेस मोटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। फ्री ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बता चुकी हूँ, किस तरह से जो आप कमोडिटीज़ या गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बाय लैंड, सी या एयर। जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो हमारी इंडिया के जीडीपी को 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 2.2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अब दिक्कत ये है कि हमारी जो फ्लीट जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, नियर अबाउट 14% जीडीपी की कॉस्ट है, और हम चाहते हैं इसको घटा के 10% जीडीपी करना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्लोबली वो नियर अबाउट 7 to 8% है। फाइन, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कि हमारी जो फ्लीट ट्रांसपोर्ट की डिमांड है वो रिपीटली बढ़ रही है फ्यूचर में, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। अब इश्यूज़ क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से, और हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन भी बढ़ रहे हैं और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। रिकमेंडेशन ये कि हमें क्या करना है, रेल ट्रांसपोर्ट का शेयर बढ़ाना है, तभी कितना ज़्यादा डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर की बात करते हैं हम। ट्रक के यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। ठीक है, हमें और डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर्स को बिल्ड करना है, जो ऑलरेडी रेलवे कर रहा है। इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना है, वेयर हाउसिंग एंड ट्रकिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, और स्ट्रीमलाइन कंटेनर मूवमेंट या जो वाटर के थ्रू जो लॉजिस्टिकेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उनमें डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो भी 14% ऑफ जीडीपी है, उसको घटा के हमें 10% करना है बाय 2022, जिससे हमारा नियर अबाउट 10 लाख करोड़ पे हम सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कार्बन एमिशंस घटेंगे और एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, और ट्रक का जो ट्रैफिक है रोड्स पे वो भी कम होगा, जिसके हमारे जो व्हीकुलर फ्लीट एक्टिविटी है 48% रिड्यूस होगा 2050 तक, अगर हम ये सब चीज़ों को अच्छे से अपना लेते हैं। अब आप देख सकते हो ऑलरेडी कौन कौन सी पॉलिसीज़ चल रही हैं ऐसी। देखो, एक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव यही है कि हम क्या कर सकें, अपने इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर सकें, और इसके लिए हम डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसका इनिशिएटिव ये कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स को रिड्यूस हो सके फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ गुड्स, और अपने इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा क्रिएट कर सकें। डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सो दैट हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें एक डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी में, और विज़न यही है कि हम क्या कर सकें, सप्लाई चेन मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में भी हम इसको डिजिटाइज कर सकें। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम का एम ये है कि हम जो
फ्री ट्रांसपोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे आप इम्प्रूव करोगे? अगर आप वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करो, प्रैक्टिसेस अच्छी अडॉप्ट करो, टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस करो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस के थ्रू। फाइन। नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखो गाइज, ये इसलिए आई थी सो दैट हम अपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस करें और लॉजिस्टिक सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं, इंटीग्रेटेड बनाएं। और इसका एम यही है कि जो हमारी 14% जीडीपी की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके 10% करें। फेम सेकंड स्कीम इसलिए आई थी, दैट इज़ अ फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि ये सब्सिडी स्कीम है जो स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सो दैट हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें और हम ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करें सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय कर सकें मार्केट में, और साथ में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम डिप्लॉय कर सकें। भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स आया था, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करती हैं, और हमें सो दैट हम एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हमने डायरेक्ट BS6 नॉर्म्स पे स्विच हो गए थे आफ्टर BS4 सिंस अप्रैल 2020। फाइन। अब हमने छोटी छोटी न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ द एल सल्वाडोर अप्रूव्स बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो गाइस, एल सल्वाडोर एक कंट्री है और ये पहली कंट्री ऐसी बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर स्टेटस दे दिया। देखो, लीगल टेंडर वो चीज़ होती है जैसे आपका कॉइन हो गया, करेंसी हो गया, जो अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी है तो आप उसको दे के आप अपनी वो गुड ले लोगे और वो बंदा आपको मतलब वो एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो 2009 में क्रिएट की गई थी बाय जापानीज एंटरप्रेन्योर जिनका नाम सतोशी नाकामोटो था। ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और इनको हैंडल करने के लिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, बिटकॉइन क्रिएट की गई थी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे माइनिंग बोलते हैं, और इसको मॉनिटर किया जाता है बाय नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी कंसेप्ट। ठीक है, जैसे आपको पता होगा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम टू द इंडियन रेलवेज। तो आपको पता होगा ट्रेन्स में आपका नेटवर्क आता जाता रहता है, तो इसलिए क्या है 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ अलॉट किया गया है रेलवे को, सो दैट पब्लिक सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें रेलवे स्टेशन में भी और ट्रेन्स में भी। इस स्पेक्ट्रम के साथ क्या होगा, जो इंडियन रेलवेज है वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, सो दैट हम सिक्योर और रिलायबल वॉइस वीडियो डाटा कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकें फॉर ऑपरेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी अप्रूव किया है जो डेवलप इंडिया में किया गया है बाय मतलब कि इंडिया डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है टर्बिडिटी करंट। देखो, टर्बिडिटी करंट क्या होता है, जैसे आपकी लैंडस्लाइड्स होती हैं, एवलेंची होती हैं, उसी तरह अगर अंडर वाटर कोई एवलेंची हो रहा है, कोई ग्लेशियर फट रहा है, तो उसे हम टर्बिडिटी करंट बोलते हैं। 2020 में होता है वेस्ट अफ्रीका में, और इसकी वजह से डीप कैनियन मतलब खड्डा टाइप पड़ गया था कोंगो रिवर से परे। ठीक है, टर्बिडिटी करंट एकदम से होता है, रैपिड होता है, जहाँ पे वाटर एकदम से फ्लो होता है एक इंक्रीज डेंसिटी जब, और ये कब होता है जब बहुत ज़्यादा उस वाटर में सेडिमेंट्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। टर्बिडिटी एक मतलब कि इट इज़ एक पैरामीटर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर वाटर में सेडिमेंट्स कितने हैं, प्लैंकटन कैसा है, या ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, टर्बिडिटी करंट्स अर्थक्वेक्स, कोलैप्सिंग स्लोप्स या फिर जो भी ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। एक बार अगर टर्बिडिटी करंट आ जाता है तो एकदम से जो वाटर होता है वो डाउनवर्ड आता है और जो समुद्र का जो फ्लोर है, सी फ्लोर है, उसकी फिजिकल शेप को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट डिलीवरी नेटवर्क। अभी क्या है देखो भाई, सबसे पहले हमें बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे इंटरनेट कंटेंट है जो आपको डिलीवर करते हैं, तो कंटेंट डिलीवर नेटवर्क एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ सर्वर्स है, मतलब कि अलग अलग शहरों में या देशों में रह रहे हैं ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैं जो इकट्ठे काम करते हैं सो दैट आपको इंटरनेट कंटेंट जल्दी डिलीवर कर सकें। मेजॉरिटी जो वेब ट्रैफिक होता है क्रॉस द वर्ल्ड वो रूट होके मतलब कि जो भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, जो भी कंटेंट आ रहा है वो मेनली इन लोगों से पहले होके ही गुजरता है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से होके ही गुजरता है। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इन नेटवर्क्स पे रिलाई करती हैं सो दैट वो अपनी साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब कि आपको देखा कभी कभी पर्टिकुलर साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जैसे अगर कोई आपका रिजल्ट आता है तो वो कंपनीज़ क्या होते हैं वो खुद इन लोगों पे डिपेंडेंट होती हैं सो दैट वो अपनी साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें ड्यूरिंग ट्रैफिक स्पाइक्स या फिर अगर सर्विस अटैक से। फाइन, तो आप देख सकते हो कि ये एक ग्रुप ऑफ सर्विस होते हैं जो यूजली प्रोटेक्ट करते हैं। अभी क्या USA का एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो फास्टली उसका नाम है, वहाँ पे ग्लिच आया और माना जा रहा है इट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ग्लोबल आउटलेज दैट हिट सोशल मीडिया, गवर्नमेंट एंड न्यूज़ वेबसाइट्स अक्रॉस द ग्लोब।
लास्ट न्यूज़ है कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो गाइस अभी हम पढ़ते हैं MIT के जो इंजीनियर्स हैं, इज द मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया है, जो कार्बन के टीनी पार्टिकल्स हैं उनको एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंटरेक्ट करके एक इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट किया। फाइन। तो ये पार्टिकल्स जो बनते हैं वो क्रश्ड कार्बन नैनो ट्यूब से बनते हैं, जिसको कोट किया जाता है एक टेफ्लॉन से, और एक टेफ्लॉन के एक पॉलीमर है। अब देखो ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसमें रोल्ड अप शीट्स होती हैं ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम्स, जिसको हम कार्बन बोलते हैं। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, लो वेट मटेरियल होते हैं, हाईली कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।